तो उस सेमिनार के उद्घाटन में अमित शाह गए थे। तो उन्होंने कहा कब तक हम ये चिल्लाते रहेंगे कि वामपंथियों ने ये लिखा, वामपंथियों ने ये लिखा। उनका टाइम था, उनने लिखा, आपको किसने रोका है लिखने से? तो बजाय अब इसकी चर्चा करने के उनने क्या लिखा था, क्या लिखा था, उस मानसिकता से निकलकर, उस चर्चा से निकलकर हम अपना इतिहास लिखें, हम अपनी जड़ों से जुड़कर अपना इतिहास लिखें। गलत चीज को सही सिद्ध करने में बहुत तर्क लगते हैं, लेकिन जिसके साथ सत्य का अधिष्ठान है उसको उठाने में टाइम नहीं लगता, केवल विश्वास की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए विषय आया है इस स्वबोध का। बिना स्व के बोध के मायावी आक्रमणों का प्रतिकार नहीं होता है। जब बंगभंग हुआ और उस समय ये भारत की आत्मा का विखंडन है और इसलिए इसके विरोध के अंदर बंगभंग विरोधी आंदोलन चला। उस आंदोलन के अंदर ही स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति हुई और उस स्वदेशी आंदोलन ने संपूर्ण देश के अंदर, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर एक पुनर्जागरण का भाव, एक अपने स्व से जुड़ने का भाव, उस स्व को अभिव्यक्त करने का भाव, उसका जागरण किया। वो साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर और ये स्व की जागृति हुई। इस स्वदेशी आंदोलन का जब 1 वर्ष पूरा हुआ, 1920 में प्रारंभ हुआ, 1921 में जब 1 साल पूरा हुआ, तो उस 1 वर्ष के पूर्ण होने पर कलकत्ता में एक सभा हुई। उस सभा में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक भाषण है। उस भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश आक्रमण है, इसको ऐसा मत समझो कि ये कोई लूट करने के लिए, कोई अपना राज्य स्थापित करने के लिए है। ये इतना मात्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह एक सर्वंकष आक्रमण है और इस आक्रमणकारी ऐसा है कि इसका मुकाबला करने के लिए अगर आप इसके पीछे धनुष बाण लेकर के चलेंगे तो आप इसके पीछे दौड़ते रहेंगे, ये आपको दौड़ाता रहेगा और समय समय पर रूप बदलता रहेगा। उनके 21वें वाक्य थे कि आज आपको ये अंग्रेज के रूप में दिखाई दे रहा है, कल को आपको किसी और रूप में दिखाई देगा, और आगे उनने कहा परसों किसी भारतीय के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है। आप इसके पीछे दौड़ते रहेंगे, थक जाएंगे, लेकिन इसको हरा नहीं पाएंगे। तो बोले हराने का मार्ग क्या है? बोले अपनी आत्मा का, अपने स्व का साक्षात्कार। जितना अधिक आप अपनी आत्मा के निकट आएंगे, जितना अधिक उसका आप साक्षात्कार करेंगे, उतना उतना ये माया का जो पर्दा है वो फटता चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस बौद्धिक दास्ता के रूप में इस स्व को दबाने का, जिसका श्री अरविंद से लेकर सब ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन सांस्कृतिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इससे हम परतंत्र है। उस मायावी आक्रमण से बाहर निकलने का ये जो स्व के साक्षात्कार की अभिव्यक्ति का आज का जो प्रसंग आया है, जो वातावरण बना है और जिसके चिन्ह आज हम देश के अंदर और दुनिया के अंदर देख रहे हैं, उस समय के अंदर इस अतीत से लेकर वर्तमान तक की अपनी ये जो यात्रा है, उन पृष्ठों को आज सामने लाने की आवश्यकता है। और इस नाते से मुझे लगता है कि एक तरफ एक तंत्र के अंदर इन बातों को ले जाने के लिए जो आवश्यकता हमको पड़ेगी कि वैकल्पिक जो इस समग्र अतीत से वर्तमान तक की हमारी वास्तविक यात्रा की अभिव्यक्ति करने के लायक
सामग्री से युक्त हर स्तर की और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एक बड़ा चैलेंज है। केवल सेमिनार, सभा, सम्मेलन, भाषण, प्रस्ताव आदि करने से इसको पूर्णतः नहीं बदला जा सकता। और इसलिए एक अवसर आया है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंदर आने वाले समय के अंदर, प्रारंभिक समय तो अभी प्रारंभ हो जाएगा, जो पहले 5 वर्ष की शिक्षा है वह भारतीय प्रतिमान के आधार पर, पंचकोश के और संकल्पनाओं के आधार पर आने वाले 2023 के फरवरी के अंदर ही और सरस्वती पूजा के दिन और भारत सरकार इसको लॉन्च कर देगी। आने वाले समय के अंदर जो स्कूली शिक्षा है और उच्च शिक्षा है उसके उस समग्र और इतिहास बोध के पाठ्यक्रम को उसके अनुकूल पाठ्य पुस्तक की परिधि के रूप में, और मुझे लगता है कि एक बड़ा एक चैलेंज है कि जिसके संदर्भ के अंदर हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर एक प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर संपूर्ण जन समाज के अंदर ये जो अतीत से लेकर के वर्तमान तक हमारी जो संघर्ष की यात्रा है वह हर आयु वर्ग के लोगों के अंदर उसको जागृत करने के लिए इतिहास के भिन्न भिन्न गौरवशाली कालखंडों के कथानकों को लेकर के और एक श्रृंखला जो है वह संपूर्ण देश के अंदर सेमिनारों के रूप में, भाषणों के रूप में, प्रश्न मंचों के रूप के अंदर, इस संदर्भ के अंदर भी और आने वाले समय के अंदर एक योजना बनाने की आवश्यकता लगेगी। ये जितने भी अनेकों लोग जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, आज इतिहास बोध के नाम पर और एक 15वीं शताब्दी के बाद एक 400-500 साल का यूरोपीय जातियों का इतिहास ही और विमर्श का विषय है, जबकि हजार साल तक, 1200 साल तक भूभाग को प्रभावित करने वाले राजवंशों उसकी कोई चर्चा नहीं। और इस नाते मुझे लगता है कि इस अधिवेशन के अंदर हम आने वाले समय के अंदर वह चोल वंश जिसने संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर 1000 साल से अधिक समय तक भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराया, उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ का कलिंग, वहाँ का शैलेंद्र राजवंश और शैल राजवंश, शैलों ने 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, और इंडोनेशिया के अंदर ब्रह्मनंद का मंदिर जो आज भी गौरव के साथ खड़ा है, शैलेंद्र राजवंश जिनके बोरोबुदुर आज भी भारत की सांस्कृतिक यात्रा की कहानी कहते हैं, संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया के वे कलात्मक स्मारक, डॉक्टर रघुवीर बड़ा कलात्मक वर्णन करते थे कि साउथ ईस्ट एशिया की आप यात्रा करते हैं तो कृपया थोड़ा हाईवे से ज़रा नीचे उतरिए और थोड़ा आगे बढ़िए, तो अनेकों शताब्दियाँ आपके लिए अपना दरवाज़ा खोल देंगी। भारत की संस्कृति की हजारों साल की यात्राओं के चिन्ह हमको चारों तरफ दिखाई देते हैं। आज आवश्यकता है, जिस स्तनगुप्त की चर्चा हुई, जिन हूणों की मार से घबरा करके चीन में बड़ी दीवार का बनाना प्रारंभ हुआ, जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो जिनकी डर के कारण बनी, उस हूणों को जब स्कंदगुप्त ने पराभूत किया है तब चीन के सम्राट ने स्कंदगुप्त को अभिनंदन किया कि एक महाभय से आपने हमको मुक्त किया। और इस नाते से मैं समझता हूँ कि चोल है, पांड्य है, वाकाटक है, परमार है, भोज है, विक्रम है, इधर से लेकर के और लाचित बड़फुकन है, महाराजा पृथु,
बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को नष्ट किया और आसाम के रास्ते चीन की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन अहोम आने के पहले महाराजा पृथु ने उस बख्तियार खिलजी की कब्र वहीं पर बना दी। और आज भी गुवाहाटी के पास लगा हुआ शिलालेख इसकी गवाही देता है, जहाँ लिखा हुआ है कि कामरूपम के निकट आने पर यवनः क्षय आयु, यवन की आयु जो है वो समाप्त हो जाती है कामरूप आते आते। और इस नाते से मुझे लगता है कि यह जो एक प्रतिरोध की एक हमारी यात्रा है, आने वाले समय के अंदर ये लोगों के सामने, ये पाठ्यक्रमों के अंदर, ये चर्चाओं के अंदर इसको और हम जितने प्रमाण के अंदर करेंगे उतने प्रमाण के अंदर। और एक अंतिम बात कि शीर्षक तो हमने रखा है कि स्व स्वतंत्रता और प्रतिरोध, लेकिन ये जो प्रतिरोध है ये डिफेंसिव है। बचाने के लिए डिफेंस ठीक है, लेकिन अब यहीं नहीं रुकना है। और इसलिए इस अधिवेशन से स्वतंत्रता और प्रतिरोध, इससे आगे बढ़कर विजय के लिए प्रयाण, इस दिशा के अंदर ये अधिवेशन आने वाले समय के अंदर अपनी कार्य योजना, अपना चिंतन करे। महर्षि अरविंद ने कहा था डिफेंसिव प्रतिकार जो है वह केवल मात्र पर्याप्त नहीं होता, और इसलिए एक शब्द प्रयोग किया था। यद्यपि हम आक्रमणकारी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शब्द प्रयोग किया था कि पुनर्जागरण के लिए भारत को एक सांस्कृतिक प्रत्याक्रमण करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि इस अधिवेशन से आने वाले समय के अंदर इस जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर इस स्वबोध की जागृति के साथ इस सांस्कृतिक प्रत्याक्रमण की यात्रा जो प्राचीन वैदिक काल के अंदर संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुई थी, उसी प्रकार से और इस स्थान से एक प्रेरणा लेकर इस धारा को हम दृढ़ वेगवान बनाते हुए संपूर्ण भारत और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को इसके प्रवाह में लेने की दृष्टि से इस अधिवेशन में हम सब चिंतन मंथन करें। आप सबके चिंतन मंथन और पुरुषार्थ के लिए परमात्मा हम सबको सामर्थ्य और प्रेरणा दें। इसके साथ इस अधिवेशन की सफलता की अंतःकरण से शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संतम सुशांतम सततम नमामि। जो संत मना है, सुशांत है, जिन्होंने ऋषित्व को जिया है, जीवन व्रती हैं, ऐसे आदरणीय सोनी जी का आशीर्वाद इस महाधिवेशन को आप सबको, हम सबको मिला है। हम सब भाग्यशाली हैं। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं उनकी